आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है डॉक्टर सूर्य बालाजी की कहानी थाली भर चांद। लानत भेजिए, गोली मारिए या फिर झाड़ू फेरिए, नहीं, यही तो परेशानी है हम पढ़े लिखे सभ्य सुसंस्कृत यानी इलीट क्लास के साथ कि इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि मुंह के मुंह हेल विद इट, यानी इस अधफूटे बेआब बेगैरत कस्बे पर जहाँ सिर्फ अधफूटी मस्जिदों, मीनारों और ऊंचे नीचे ढूंढों के बीच से कभी हर 5 मिनट पर गधों का काफिला मिट्टी गारा ढोता गुजर जाता है। कभी थूथने मारते सुअर के गुलाबी चितकबरे बच्चे, ओह, जिनके नाम तक लेने में जबान अंदर अंदर शिष्टाचार के आतंक से होठ काट ले, उनके बीच दिन के दिन गुजारने की सज़ा। खैर ख्वाहों ने समझाया था, अरे क्या जानती हो, वहाँ तुम्हारे पास खूब बड़ा बगीचा होगा, लॉन होगा और ढेर का ढेर नेचुरल व्यू। अब उसकी असलियत तो यहाँ आने पर मालूम हुई कि बगीचे के नाम पर जंगली कनेर और लैंटीना के बेतरतीब झाड़ों वाला ऊबड़ खाबड़ ज़मीन का टुकड़ा। छी, ये भी कोई फूल हैं? गाढ़े लाल पीले गावटी, और फिर जिसके नाम के साथ असभ्य या वाइल्ड जुड़ा हो वो लाख अच्छा दिखे। क्या शामिल किया जा सकता है सभ्य समाज में? उतना भी क्या कम था जो हफ्ते भर के अंदर ही फूल पत्ते नोच कर फेंकते लंबी दुमें सटकारते काले मुंह वाले बंदर चारों तरफ उछल कूद मचाने आ पहुँचे। अब ऐसे टू नेचर्स व्यू से साक्षात्कार करने की हिम्मत भी तो चाहिए, मुझ में तो नहीं है। शुरू से बड़े शहरों में कटे छटे बंगलों और कांच वाली खिड़कियों और फ्रिल लहराते पर्दों के पीछे रही हूँ। धूल धक्कड़ से एकदम चटी पुची पेंटेड खुशनुमा दीवारों से घिरी, और यहाँ धक की धक धूल, जंगली बदहवास हवाएं, उजाड़ बगीचों में जंगली बादाम कुटकुटाती नटनी सी गिलहरियाँ जो मुझे ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसी कभी अच्छी नहीं लगी। हाँ, नाचते मोरों की भी बड़ी तारीफ सुनी थी, लेकिन 2-4 के ही पंख सलामत देखे, वरना झड़े पंखों वाले बुच्चे से दिखते मोर तो और ज़्यादा भद्दे दिखते हैं। बेटी ने ज़रूर सलीम अली की किताबें लाकर 2-4 पंखों ठोरों की शिनाख्त कर ली, लेकिन मुझे तो सब के सब बदरंग और बुच्चे ही दिखे। कैसे जीते हैं लोग यहाँ? उफ, कब उद्धार होगा इन सभ्यता से कटे ऊँगते कस्बे के लोगों का? सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद नहीं मालूम कि वे कितने गए गुजरे अहमक किस्म के लोग हैं और दुनिया कितनी कितनी आगे बढ़ गई है। यहाँ औरतें मर्तबान को धूप छाम में सरकाती, पापड़ों को उलटती पलटती और बेटियों की कसी कसी चोटियाँ गूंथती इतनी इतनी दुर्लभ जिंदगी काट जाती हैं। उफ, अपना तो सोच कर भी दम घुटता है। इतनी इतनी नेमत से मिली जिंदगी सिर्फ कुछ अदद मर्तबानों में भरकर सील कर दी जाए, तेल चुपड़ी चोटियों के साथ गूंथ दी जाए। अपनी बिट्टो रानी भी बचपन में 1-2 बार ठुनकी तो थी लहरियादार लंबी चोटियों के लिए। तब समझाया, बेटे, तेरी मम्मी सिर्फ एक चूल्हे चौके वाली औरत तो है नहीं, उसे कितनी गोष्ठियों सेमिनारों संस्थाओं की धुरी संभालनी पड़ती है। वह सिर्फ तेरी चोटी गूंथने रहने को में ज़िंदगी नहीं बिता सकती ना। बिट्टो मान गई। बाल कटने के बाद लच्छे लच्छे देख हिलक हिलक के रोई ज़रूर, तो क्या, एक 5 स्टार थमा दिया, फिसल गई। यहाँ भी 2-4 हफ्तों में ही हिम्मत बांध ली और एजुकेटेड क्या एजुकेटेड कहलाने वाली 4-6 लेडीज़ जुटाईं। उन 4-6 की मार्फत 4-6 और कि भाई कुछ तो सांस्कृतिक क्रिएटिव हो पाए इस वसीली जगह में। थोड़ी बैंकिंग, थोड़ी चाइनीज़, थोड़ी कॉन्टिनेंटल और थोड़ी ओरिएंटल योगा शोगा भी, जो कोई भी मिला। महीने फोर्टनाइटली एक लेक्चर भी जुटा लेंगे। मुद्दा न्यूट्रिशन सबसे बढ़िया खाखरे थेपले मुठिया से बाहर तो आओ, फिर डॉक्टरी सलाहें, हाइजीन, फैमिली प्लानिंग, ताकि कुछ तो रोशनी पड़े न अंधेरी अर्थहीन जिंदगियों में। अब यह दायित्व हमारे जैसों को ही तो लेना होगा, लेकिन यह पुन्नी की बच्ची कुछ करने दे तब ना। हर तीसरे दिन उसका माथा दुखता है
और उसकी 8 महीने की कन खजूरी सी मीना का ताप चढ़ता है। कुल 10 कदम के फासले पे झुकी है, लेकिन मजाल है कि उसे किसी के हवाले कर निपटा तो जाए। छत से इशारा करके बुलाओ भी तो बड़े गरूर से उसे कलेजे से चिपटाए चिपटाए साफ हाथ हिला देगी। सुंकरी बहन जी, मीना नो ताप चढ़े छे, નથી आती। और मीना का ताप उतरने से पहले उसकी घड़ी को नज़ला दबोचता है, खासकर जिस दिन अपने क्लब के वसंत सत्र का उद्घाटन रहता है। अब चलो, छोले भटूरों चाय समोसों से लेकर क्लब की रिपोर्ट तक हाफते दौड़ते की हुई तैयारी की थकान लाख मेकअप करो बीच से झांक कर सारी पोल खोली देती है। और दूसरे दिन झल्ला कर जब उसके कूड़ मगज में कुछ घुसाने की कोशिश करो तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री और ऑफिसों के बैन आई थी और तुम। ये सारी बातें एक कान से लेकर दूसरे कान की ओर सरकाती बड़े इत्मीनान से खुश होती हुई पूछेगी, शू बेन, તમારા घड़ी भी फैक्ट्री में काम करे छे तो मेरे घड़ी का भी काम लगाने को बोलो ना। और यह एक नहीं, सारी की सारी पुनियों का हाल है। जिससे कहो वही शेर का सवा शेर दुखड़ा रोने लगता है। बगल वाली मोटी सेठानी पीपे से फैले पेट को हलकोड़ती हुई कहती है, तमें तो बेन मुंबई ही चले जाओ जी, तुम्हारा एजुकेशन और इधर का स्टैंडर्ड बरोबर बैठने का न थी। मेरी बात सुनो, तमें अपने सेठ नो बोल के मुंबई में ही एक कोठी खरीदी करो ना। ठीक अपने पेट जैसे फैले पापड़ के लोंदे को गूंथने लगती है। कितना बुरा लगता है। बच्चे बारी बारी पूछते हैं, मम्मा क्या आज भी हमें खुद बिस्तर लगाना होगा? क्या आज भी टेबल से बर्तन खुद ही हटाने होंगे? क्या आज भी हमें खुद पौधों को पानी देना होगा? 2 बार ऐसा हो चुका जब मोना के तराशे बढ़े हुए नाखून भीग भीग कर नरम पड़ जाने से तुरई के छिलकों से पट्ट से टूट गए और बेचारी घंटों तक बिस्तर पर पड़ी सुबकती रही। अगले हफ्ते ही उसने अपने पुराने स्कूल की एनुअल मीट में जाना था और चीफ गेस्ट था करण कपूर। तब अपने आप को कितनी गिल्टी फील करती रही, लेकिन उतनी ही ईर्ष्या और कुढ़न महसूस करती हूँ जब बेडरूम की खिड़की से बिला नागा पिछवाड़े वाले मकान की हौदी के पास घिस घिस कर बर्तन मांजती उस लड़की को देखती हूँ। एकदम काली हपशिन सी, हरी कुर्ती काला पेटीकोट पहने, जब देखो तब कभी बर्तन घिस घिस कर बड़े से टोकरे में उठाकर जाती रहती है, कभी कपड़े पटक पटक कर निखारती रहती है, कभी झाड़ू को तलवार सी भांजती, फर्श से लेकर सीढ़ी चबूतरे आले खिड़कियों से फटकार कर धूल झाड़ती हुई दोपहर भी तो 3 बजे तक न जाने कहाँ से प्रकट हो जाती है। फटाफट सूखे कुरकुराए कपड़े उतार लिए, तय लग गई। धुले चमचमाते बर्तन फिर से पोंछ कर सजा दिए। कहाँ मिल गई अलादीन के चिराग सी कमेरिन, लेकिन पूछूं कैसे? अभी तो पहचान भी नहीं इस पिछवाड़े वाले घर की मालकिन से। और पहचान हो कैसे? कायदे से उसे ही पहले आना चाहिए, उस बड़े बंगले वाली बहन को से पहचान करने के लिए। लेकिन यहाँ इन पिछड़े लोगों में बड़े आदमियों से पहचान बढ़ाने का शऊर ही होता तो रोना का काहे का था। लेकिन उस दिन उतरती दोपहर खिड़की के पास खड़ी हुई तो पिछवाड़े का नज़ारा देखकर यकीन न आया। अरे भला यह कैसे संभव है? न सूखे कुरकुराते कपड़े, न खुनखुनाते बर्तन, न तलवार की तरह भंजता झाड़ू। तो काली हबशिन सटक ही ली आखिर एक दिन को। अब आज का नज़ारा कुछ और ही होगा। वहाँ पिछवाड़े वाले मकान के अंदर का झींक झींक कर पस्त पड़ गई होगी वह चक्री सी मालकिन। 3 लड़कियां हैं, 7 से 10 की बीच की। उसमें से बिचौली तो भला की शैतान, सबसे ज़्यादा गर्दन यही मटकाती है, इसलिए चोटी भी सबसे ज़्यादा इसी की खुली रहती है। जब देखो तब अपने से बड़ी छोटी बहन को जीभ दिखाती टीली टीली करती सुरक्षित दूरी पर भागती रहती है। जंगली बादाम के नीचे रास गरबा में भी सबसे ज़्यादा तीखी और चीखती आवाज़ उसी की होती है। हमेशा चुटुर चुटुर बोलना जैसे फलियां चिटक रही हों, और बड़ी उसे इस तरह फुसलाती समझाती रहती है जैसे चिटकती कलियां बटोर रही हो। और माँ आराम से
मर्तबानों का मुंह कपड़े से बांध चौका समेट संतुष्ट होकर पसर लेती है। बाहर चाहे रास गरबा चले चाहे गिल्ली डंडा। लेकिन आज तो हाँफते दौड़ते दम फूल गया होगा चक्री मालकिन का। सोचकर ही मन अपार तृप्ति से भर गया। आज इसका बाथरूम भी अधगीले बसैले कपड़ों से हटा होगा। आज इसका चौका भी जूठे बर्तनों से पटा पड़ा होगा। अरे सिर्फ चौका और बाथरूम ही क्यों, पूरा का पूरा घर ही अस्त व्यस्त, लदा फदा फेंका फेंका। ऊपर से वे तीनों शैतान की खालाएं कूदती फांती नाक में दम किए होंगी। मन में फिर से पुलक की हिलोर दौड़ी और एक सुखद अंदेशा भी। क्या मालूम यह हफ्शिन भी हफ्ते 10 दिन पर ऐसे ही सटक लेती हो। मैं कौन सा सारा समय खिड़की पर अटी खड़ी रहती हूँ। और तभी पीछे वाला दरवाज़ा खुला और तीनों में से बड़ी वाली सिर पर छोटी सी टोकरी 4-6 बर्तनों की लिए सीढ़ियाँ उतरकर हौदी के पास बैठ गई। उसके पीछे सबसे छोटी वाली एक थाली में 2-4 कटोरियाँ गिलास लिए उतरी। वाह, बिल्कुल ठीक, वही सब तो हो रहा है। अब इतनी कड़ी धूप में चक्री सी माँ भी आएगी लसर फसर सी, हफ्शिन पर लानते भेजेगी, झिंकेगी, झल्लाएगी और तमाम करने को पड़े हुए कामों की दुहाई मचाएगी, ठीक हमारी तरह। लेकिन माँ नहीं उतरी। छुटकी ही फिर गिलहरी सी दौड़ती गई और एक छोटी सी परात में 2-4 और कटोरियाँ चम्मच ले आई। ऐसा उसने 2-3 बार किया। अब तक बड़ी फ्रॉक समेटकर बड़े मनोयोग और चाव से एक एक कटोरी तस्तरी माज कर हौदी की धार के नीचे रखने लगी थी। इधर छुटकी हर बार बर्तनों की छोटी परात सोत-सा लाने के बाद लम्हे 2 लम्हे बड़ी को बर्तन घिसते बड़े रश्क से देखती। फिर धीरे धीरे चुपचाप घुसपैठ करती सी अपनी झालरदार फ्रॉक समेट जल्दी जल्दी 1-2 कटोरियाँ मलने लगती। लेकिन तभी नज़र पड़ते ही बड़ी बहन द्वारा भगा दी जाती। वह फ्रॉक के दोनों ओर झूलती लैश और झालर संभालती गुनगुनाती हुई फिर दरवाजे तक जाती और थोड़े और बर्तन लिए उछलती हुई लौट आती। फिर से धीरे धीरे 1-2 कटोरियाँ मांज लेने की अनुनय सी करती, लेकिन बड़ी द्वारा मीठी सी झिड़की देकर भगा दी जाती, जैसे यह बड़ी को मिला कोई विशेषाधिकार हो या महती उपलब्धि जिसके लिए छोटी अभी सर्वथा अयोग्य है। उस विकट कड़ी धूप में बड़ी इस यत्न और चाव से बर्तन मले जा रही थी जैसे बगीचे की ठंडी बयारों के बीच फूलों का गुलदस्ता बना रही हो, और छटंकी जैसे उस गुलदस्ते को पाने के लिए बेतरह ललचा रही हो। चलो बर्तन तो मलवा लिए जाएंगे गंदे साफ, बेटियों को बहला फुसलाकर, लेकिन बाकी समय। तभी चक्री माँ सचमुच आई एक छोटी बाल्टी लिए। उसमें से तीनों बच्चियों के स्कूल ड्रेस की शर्ट और स्कर्ट झटकार कर तार पर फैलाने लगी। बिल्कुल, यह तो करना ही था। अब इन कपड़ों को धोए बिना तो काम चलता नहीं ना, हार झिक कर करना ही पड़ा। तो भी अभी जाने कितने कपड़े बाकी पड़े होंगे बाथरूम में। ये लो, अब और बना। सुअर के बच्चे भी थूथन घुमाते पहुंच गए। छी छी, लेकिन वे नन्ही लड़कियां सुअर के गुलाबी नन्हे छौनों को देख देख कर एक दूसरे को दिखा दिखा कर हंसती रहीं। जब छौने ज़्यादा पास हो आए तो छटंकी ने हंसते हुए उन पर आधी कटोरी पानी उछाल दी। बच्चे जैसे पानी आंखों में पड़ा हो इस तरह मिचमिचा कर भागे। लड़कियां फिर से खिलखिला पड़ी, कपड़े फैलाती माँ भी। अरे, सुअरों के छौनों की ओर देखते देखते मैंने ख्याल ही नहीं किया कि माँ तो दूसरी बड़ी बाल्टी भर कपड़े उठा लाई थी, और बाल्टी उठाकर लाते हुए मुस्कुरा इस तरह रही थी जैसे किसी टुनकते बच्चे की उंगली पकड़े आई हो। कपड़ों से भरी भरी बाल्टी नहीं, मिनटों में चंपई फ्राकें, झालरदार गिलाफें, लाल पीली लहरियों वाली साड़ियाँ फैलती चली गईं। उसके साथ चादरें और फूलदार मेजपोश भी। धुलकर निखर आए मेजपोश के रंगों पर इस तरह हाथ फेर कर खुश होती रहीं जैसे सचमुच के ताज़े फूलों को सहला रही हों। हर बार कपड़े फटकार कर फैलाते हुए तीखी धूप का अक्स उसके गालों पर पड़ता और कानों के कर्ण फूल ऐसे जगमगा उठते जैसे चौंधियाता हुआ सूरज। वो हर बार झुकती,
एक कपड़ा निकालकर झटकारती और हर बार सूरज जगमगाता। ओह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सूरज ऐसी जगह पर भी जगमगा सकता है। खन खन लड़कियों ने नल की धार के नीचे सारे बर्तन धोकर उन्हें छोटी टोकरियों और थालियों में संवार लिए। इस बीच वह ढूंढी वाली मारनी आ गई। छोटी वाली उसके सरकंडे से ठूंठ पंख सहलाने उछलती हुई दौड़ी चली। बड़ी चमचमाते बर्तनों की रखवाली सी करती बैठी हंसती रही। मुझे याद आया, अरे बिजली नहीं दिखी, कहाँ होगी? ज़रूर कहीं रास गरबा चल रहा होगा। अब आएगी तो कुटम्मस होगी ना। और यहाँ माँ और दोनों बहनें काम कर कर के बेहाल हुई जा रही हैं और यह खुराफातों की पोटली अपने रास रंग में मगन है। वही रास की डंडी उठाकर दे मारे तो ताज्जुब नहीं। तभी दरवाज़ा खटका और आंखें मलती हुई बिजली प्रकट हुई। अपनी अध नींदी अध जागी सी आवाज़ में कुछ पूछती सी। शायद सो जाने की वजह से वह सुबह शाम के समय ज्ञान में गड़बड़ा गई थी और शाम को सुबह समझ स्कूल जाने के लिए अपनी स्कर्ट या बस्ता मांग रही थी। उसकी इस बात पर माँ और दोनों बेटियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और छटंकी ने तोतली ठुनके देती जैसी आवाज़ में बताया कि काली हबशिन नहीं आई, तो हम सब बर्तन मांज रहे थे और अब तो शाम होने को आई है। सुनते ही बिजली ने टांग फैलाकर रोना शुरू कर दिया। जिसका आशा था कि तब मुझे क्यों नहीं जगाया? मुझे तपेला और लोटा मांजना था और नल की धार के नीचे बर्तन धोने थे। बड़ी और छोटी ने तपेला मांजा, मैं क्यों नहीं मांजू भला? बड़ी और छोटी थोड़ी सकपका कर माँ का मुंह देखने लगी। तभी माँ ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तपेला तो मच गया है ना। ऐसा करो, तुम चाय क्यों नहीं बनाती? इतना सुनना था कि बिजली फैली टांगे समेत धन्न से खड़ी हो गई और खुशी से किलक कर फिरकनी सी चक्कर मारती हुई बोली, ओहो मज्जा मज्जा, ठीक है, मैं चाय बनाऊंगी। तुलसी की पत्री, अदरक और काली मिर्च वाली चाय अभी बनाती हूँ। और तुलसी के चौरे की तरफ वो भाग चली। अब माँ ने मुस्कुराते हुए बड़ी तगाड़ी में बर्तन समेटे, छोटे कटोरे और थाली में भी। तीनों ने एक एक टोकरी संभाल ली। बर्तनों पे तेज़ धूप झिलमिला रही थी और वे तीनों इस तरह उल्लसित हंसती चली जा रही थीं जैसे अपनी अपनी छोटी बड़ी थालियों में ढेर के ढेर चमचमाते चांद लिए जा रही हों। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।